9 में तुम लोगों ने देखा होगा कि अपनी फाइट होने वाली है कोरियन फाइटर वर्सेस जापानीज फाइटर और मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये फाइट बहुत ही ज्यादा एपिक होने वाली है क्योंकि इसमें फाइनली अपना जिनवू आफ्टर ट्रेनिंग आफ्टर लॉन्ग ट्रेनिंग वो टावर की ट्रेनिंग के बाद फाइनली लड़ने वाला है और वो भी लड़ने वाला है एक इंटरनेशनल फाइटर से। उसको तुम इंटरनेशनल हंटर बोल भी सकते हो नहीं भी बोल सकते हो क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्लोज है इंटरनेशनल हंटर बनने के अपने ryuji के साथ। अगर तुम लोगों ने इसकी मानवा पढ़ी हो तो तुम लोगों को पता होगा कि ऑलरेडी बहुत सारे सीन्स कट करते हुए आए और इस सीन में भी इन्होंने एक पार्ट कट कर दिया है जो अपने कोरिया के एक ए रैंक हंटर की फाइट हो रही होती है अपने जापान की ट्रांसलेटर लड़की के साथ और जिसमें अपना कोरियन हंटर जीत जाता है बहुत ही इजीली और बहुत ही कूल वे। तो गाइस सबसे पहले इस फाइट के रूल समझ लेते हैं। इस फाइट के सिंपली 3 रूल होते हैं। पहला रूल कि अगर तुमने किसी के रिस्ट को ग्रैब कर लिया तो वो ओपोनेंट हार जाएगा। दूसरा अगर तुमने किसी की बैक को छू लिया तो भी वो ओपोनेंट हार जाएगा और तीसरा रूल अगर वो ओपोनेंट गिर गया तो भी ओपोनेंट हार जाएगा और चौथा जो ऑब्वियस होता है कि अगर कोई मर गया तो निपट गया वो तो खत्म। तो ये 3 रूल्स होते हैं और इसके साथ ये फाइट स्टार्ट होती है जिसमें 4 कोरियन हंटर अगेंस्ट में होंगे अपने 4 जापानीज हंटर के। और अगर तुम लोगों को लग रहा है कि फाइट बहुत ज्यादा एपिक होगी तो मेरे हिसाब से उतनी एपिक नहीं होगी और तुम लोगों को अगर ये भी लग रहा है कि इसमें कोरियन फाइटर जीत जाएंगे तो अभी तुम गलत हो क्योंकि इसकी फाइट्स के स्टार्टिंग से ही अपने को ये पता चल रहा होता है कि अपने जापानीज फाइटर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो कोरियन फाइटर को डोमिनेट कर रहे होते हैं। तो इसकी फाइट के स्टार्टिंग में अपने को दिखाया जाता है कि कोरियन हंटर के 2 एस रैंक हंटर बहुत ही इजीली पिल जाते हैं। एक होता है अपना डोंगबुक और एक अपना होता है ताइक्यू। उसे अपने बचते 2 कोरियन हंटर, पहला अपना बेक योन और दूसरी अपनी भाभी। और अगर देखा जाए तो अपनी भाभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि वो पहली फाइटर होती है जो किसी जापानीज हंटर को पेल देती है वो भी 1-on-1 फाइट में। उसके बाद फाइट होती है 3v2 की। उसके अपने दिखाया जाता है कि अपनी चाय जा रही होती है अपने बेक योन की मदद करने बट उतने पीछे से उसके ऊपर एक जापानीज हंटर हमला कर देता है और उसके रिफ्लेक्सेस में उसका हाथ उसके मुंह पे लगता है जो कि इस फाइट में काइंड ऑफ अलाउड नहीं होता और वो बहुत ज्यादा तेज लगता है कि उसके मुंह से खून आने लग जाता है जो जापानीज हंटर होता है। और उसके बाद वो जापानीज हंटर थोड़ा सा गुस्सा होता है जिसके बारे में बाकी हंटर्स बात करते हुए मिलते हैं कि इसको एक बार गुस्सा आता है तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है और ये अकेला ही बी रैंक डंजन को क्लियर कर सकता है। और जैसे वो चाहीन के ऊपर अटैक करने वाला होता है मींस वो डेडली अटैक करने वाला होता है चाहीन को मारने के लिए उतने में ही अपने एंट्री होती है हीरो की बोलते अपने जिनवू और जिनवू आके उसे रोक देता है और जिनवू अपनी चाहीन को लेकर दूर भाग जाता है और उतने बोलता है कि ये फाइट यहीं पे खत्म कर देते हैं क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि इस फाइट का आपको रिजल्ट होगा और हम कोरियंस हार मानते हैं। उतने में वो बंदा दोबारा चाहीन के ऊपर अटैक कर देता है बट इस टाइम पे अपना जिनवू उतना कूल माइंड होता नहीं है। वो पकड़ता है उसके हाथ उसको देख पटक के मारता है जमीन के ऊपर। जितने बाकी सब वहां पे जो हंटर्स होते हैं वो ये देख के शॉक होते हैं क्योंकि इन सबकी नजर में अपना जो जिनवू होता है वो एक मेज टाइप का हंटर होता है बट उसके जो स्किल्स होते हैं वो एक असैसिन टाइप के हंटर की तरह रिएक्ट कर रहे होते हैं। और इतने में अपने ryuji का भी थोड़ा सा खून खोलता है और वो अपने जिनवू को चैलेंज कर देता है बोलता है मैं तुम्हारे साथ 1v1 बैटल करने आता हूँ तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। वैसे तो अपना जिनवू लड़ने किसी मूड में नहीं होता बट उसको भी ये चीज थ्रिल कर रही होती है कि एक नेशनल लेवल हंटर की पावर कितनी होगी और तभी वो उसके दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि उसको अपनी स्किल्स तो टेस्ट करनी है कि वो डीमन कैसल के पास कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो वो भी उस फाइट के लिए हाँ कर देता है। और फिर अपनी फाइट शुरू होती है वहां पे मौजूद 2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर्स की बोल तो जिनवू वर्सेस ryuji की। वहीं पे अपना जिनवू थोड़ा सा मसाला डालते हुए बोलता है कि मैं एक ही शर्त पे फाइट करूंगा इससे कि अगर एक फुल स्ट्रेंथ पे फाइट करेगा तो। और जिसको सुन के अपना ryuji थोड़ा सा आग बबूला आता है उसके पिछवाड़े में आग लग जाती है कि भैंस की मुझे कल का है वो बच्चा मुझे चैलेंज कर रहा है मुझे बोल रहा है कि मैं फुल स्ट्रेंथ पे फाइट करूं उससे इसकी माँ की आंख। और जैसे उन दोनों की फाइट शुरू होने वाली होती है वहां पे बाकी सारे जो हंटर्स होते हैं वो उन दोनों के बारे में बातें कर रहे होते हैं जहाँ पे जिनवू के बारे में बात चल रही होती है कि जिनवू आखिरकार कितना स्ट्रॉन्ग है। और बेक यून को पता होता है कि अपना जिनवू के पास एक ऐसी पावर है कि जिससे वो जितना लड़ेगा वो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। तो वो देखना चाहता कि अपने जिनवू आखिरकार अब कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया उसके लास्ट टाइम मीटअप से। और वहीं अपनी भाभी के दिमाग में चल रहा होता है कि जिनवू ने एक ए रैंक डंजन को अकेले पेल दिया था तो इसको तो ये शायद पेल ही देगा ना। तो यही सब बातें चल रही होती है उतने में इनकी फाइट शुरू है। जितना जिनवू अपने गोतो से बात कर ही रहा होता है उतने में गोतो उसके ऊपर अटैक कर देता है जिसको जिनवू बहुत ही इजीली डॉज कर देता है। और फिर गोतो बहुत सारे अटैक्स करता है अपने जिनवू के ऊपर जिसमें से एक भी जिनवू को टच ही नहीं कर पा रहा और जिनवू ये चीज देख के थोड़ा हंस रहा होता है जिसको देख के अपना ryuji थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाता है। बट जहाँ जिनवू को ये फाइट करने बहुत मजा होता है वहां पे बाकी लोगों को ये चीज बहुत ज्यादा शॉकिंग लग रही होती है कि अपने गोतो के अटैक को कैसे जिनवू रोक पा रहा है और वो इतनी फास्ट होता है कि वहां बाकी सारे एस रैंक हंटर के लिए उनको देखना थोड़ा सा टफ होता है। उसके अपनी फाइट कंटिन्यू हो रही होती है जितने में अपना जो गोतो होता है वो थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाता है और उसके अंदर वो ब्लड लस्ट आता है बोलते जिनवू को मारने का जान से मार देने का जिसको देख के जिनवू थोड़ा सा वो होता है क्योंकि तुमको पता होगा कि जिनवू के पास जो सिस्टम है वो उसको जैसे ही पता चलता है कि वो जिनवू को मारना चाहता है वो जिनवू को एक टास्क दे देता है कि अपने अपोनेंट को उसको खत्म करना होगा अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो इसीलिए जिनवू को ये चीज पता चल जाता है कि इससे पहले सिस्टम मुझे एक टास्क असाइन कर दे उससे पहले मुझे इस फाइट को खत्म करना होगा बोल तो रोकना होगा। जिनवू उसके रिस्ट को ग्रैब करके बोलता है कि मैच खत्म हो चुका है क्योंकि मैंने तुम्हारी रिस्ट को ग्रैब कर लिया बट अपना गोतो मानने को तैयार ही नहीं हो
रहा होता। पर इससे पहले कि ये फाइट और भी ज्यादा गंभीर होती, अपने बाकी सारे एस रैंक हंटर आके इन दोनों को रोक लेते हैं और तभी ये फाइट वहीं पे एंड हो जाती है, जहाँ पे गोतो और अपने जिन्वू की फाइट खत्म होती है और सब लोग अपने जिन्वू की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। वहीं पे अपने गोतो को दिखाया जाता है काइंड ऑफ अनईजी होता है, बोलते बहुत ज्यादा अपसेट होता है, काइंड ऑफ डरा हुआ होता है। आई डोंट नो कि क्यों। और उसने अपना जिन्वू रिप्लाई करता है अपने चेयरमैन को कि आपने मुझसे पूछा था कि मैं जेजू आइलैंड की रेड में पार्टिसिपेट करूंगा कि नहीं, तो उसमें मेरा जवाब है नहीं, मैं जेजू आइलैंड की रेड में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। और अपने 2-3 दिन बाद एक लिस्ट तैयार होती है जिसके अंदर सारे एस रैंक हंटर्स के नाम होते हैं जो भी उस रेड में पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं, और उसमें अपने जिन्वू का नाम नहीं होता, जिसको देख के सारे ही हंटर्स शॉक होते हैं। सबसे पहले तो अपने दिखाया जाता है बेक ह्यून को, जो कि बहुत ज्यादा शॉक होता है कि जिन्वू इस लिस्ट में क्यों नहीं है। फिर अपने दिखा देते हैं गोतो यूजी को, जो कि एक अपने बंदे से बात कर रहा होता है, उसे बता रहा होता है कि कोरिया में बहुत सारे एस रैंक हंटर है जो उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि जितने में वो दूसरा बंदा बोलता है कि तुम जिसका भी नाम ले रहे हो जिन्वू का, वो इस लिस्ट में तो है नहीं जो जेजू आइलैंड में पार्टिसिपेट करने वाली है। तो ये से सुन के अपने गोतो भी बहुत ज्यादा शॉक होता है कि जिन्वू इज नॉट इन द लिस्ट। तभी अपने को जेजू आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो एंड क्वीन होती है वो बोल रही होती है कि इस आइलैंड को हमको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इस आइलैंड के ऊपर बहुत सारा खाना नहीं बचा, यहाँ पर मेरे बच्चे आपस में एक दूसरे को मार के खा रहे हैं। उतने में बोलती है कि मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल्जर की जरूरत है जो कि मेरे बच्चों को गाइड कर सके। और उतने में अपने दिखाया जाता है एक एग, और तुम्हें पता होगा कि उस एग के अंदर आखिरकार है कौन। और उतने में अपने को वो एग हैच होते हुए दिखाई देता है और उसके अंदर से निकलता है अपना बीरू। फाइनली बीरू की एंट्री हो चुकी है इस एपिसोड में, बोलता हूं एपिसोड 10 में। उतने अपने को जिन्वू को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ घर पे आया होता है वापस, और घर की हालत थोड़ी सी खराब होती है तो वो सभी लोग मिलकर अपने घर को साफ करना शुरू कर देते हैं। और उतने अपने को सीन शिफ्ट होता है और अपनी बात चल रही होती है सारे एंड्स को लेकर कि एंड्स कैसे कैसे स्लोली इवॉल्व हुए। पहले वो लोग पैरों पे चलते थे, 4 पैरों पे, अब वो लोग 2 लेग्स पर चलने लग गए और उनकी थिंकिंग भी थोड़ी इंप्रूव हो चुकी है। फिर अपना जिन्वू कॉन्टेक्ट करता है अपने जी हो को, जिससे वो पूछता है कि तुम अभी भी होटल में रुक रहे हो कि नहीं। उसने एक घर ले लिया अपना रेंट पे जिसको वो लोग अपना ऑफिस बना ले। सो बेसिकली अपने जिन्वू को गिल्ड बनाने के लिए एक जगह मिल चुकी थी, बट गिल्ड बनाने के लिए उनको फिर भी 3 लोगों की जरूरत होती है। पहला अपना गिल्ड मास्टर, दूसरा अपना सब गिल्ड मास्टर, तीसरा अपना एम्प्लॉय। और इनके पास 2 लोग तो होते हैं बट इनको फिर भी एक एम्प्लॉय की जरूरत होती है। और जितने में जिन्वू ये बात कर रहा होता है कि उतने में जिन्वू को कुछ प्रेजेंस फील होती है, जितने में जिन्वू अपनी सोल को स्विच करता है अपने शैडो सोल्जर के साथ, और वो अपनी कॉलोनी में पहुंच जाता है जहां पर वो देखता है कि एक बंदा एक औरत को परेशान कर रहा होता है। परेशान भी क्या, उसे लूटपाट कर रहा होता है। उतने में जिन्वू अपना पहुंच जाता है और इतना हीरो की तरह बचा लेता है उसे। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अपने जेजू आइलैंड के ऊपर जो रेड होती है वो फाइनली स्टार्ट हो चुकी है और हेलीकॉप्टर्स उसकी तरफ उड़ना शुरू हो चुकी है और यहीं पर अपना चैप्टर खत्म होता है। सो गाइस मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए सायोनारा।